के साथ बदलते भारत की शान। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान, सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत विचार विमर्श में। मैं हूं मुकुल शर्मा। विचार विमर्श में हर सप्ताह आपके लिए एक नया विषय लेकर हम हाजिर होते हैं और आज भी एक बेहद ही खास विषय लेकर हाजिर हुए हैं। आज हम बात करेंगे फसल पोषण की, जो कि जुड़ी हुई है खाद से, उर्वरक से, और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण है यूरिया। लेकिन आज के समय में हम देखते हैं यूरिया बनाम नैनो यूरिया। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे किस तरीके से जो नैनो यूरिया टेक्नोलॉजी है वो लगातार किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। किसान जो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरीके से उनकी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, किस तरह का बदलाव वो देख पा रहे हैं। क्योंकि जब कृषि आधुनिक हो रही है तो जाहिर तौर पर यहाँ भी जो तकनीकें हैं उनमें आधुनिकता झलकती है। लेकिन जब हम बात करते हैं यूरिया की, तो वहाँ पर किस तरीके से जो नाइट्रोजन की पूर्ति है वो पूरी हो पा रही है या नहीं नैनो यूरिया के साथ, या और किस तरह का फायदा जो है वो नैनो यूरिया को अपनाकर हमारे किसानों को मिल रहा है। क्या यूरिया और नैनो यूरिया का समावेश जो है उसके जरिए किसानों को फायदा मिलेगा? कई ऐसे सवाल हैं जो हमारे किसान भी जानना चाहते हैं और हमारे साथ आपको बता दें इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए एक खास पैनल मौजूद है। उन सभी का परिचय आपसे हम करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उर्वरक और रसायन मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुश्री नीरजा जी। बहुत बहुत स्वागत आपका नीरजा जी। इनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से लगातार जब उर्वरक रसायन की बात की जाती है तो उसका न सिर्फ देश भर में पूर्ति की जा सके, आपूर्ति उसकी सही रहे, इस बारे में इनसे जानकारी लेंगे। साथ ही हमारे साथ कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं एकीकृत पोषण प्रबंधन के प्रियरंजन जी, वो भी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका भी प्रियरंजन जी। नमस्कार। इनसे हम जानेंगे किस तरीके से कृषि मंत्रालय देखिए सुनिश्चित करता है कि जब खाद की आवश्यकता है तो वो किस तरीके से पूरी की जा रही है, कहाँ कहाँ पर किस तरीके से तमाम जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति की जाती है। ये सारी बातें इनसे हम जानेंगे। और साथ ही ये तमाम जो कार्य होते हैं ये कहीं ना कहीं हमारे जो किसान हैं उनके लिए किए जाते हैं। तो हमारे साथ आपको बता दें डॉक्टर कृष्णजीत चौधरी जो हैं वो मौजूद हैं, भारतीय कृषक समाज से किसान नेता हैं। इनसे भी जानेंगे बतौर किसान किस तरह का अनुभव इनका रहा है, ना सिर्फ यूरिया को अपनाने में और नैनो यूरिया में जो बदलाव देखा है वो भी इन्होंने जाना है। और सबसे महत्वपूर्ण हमारे साथ मौजूद हैं हमारे किसान, हमारे अन्नदाता। आज इस कार्यक्रम में उनकी प्रतिक्रिया हम लेंगे। आप सभी के लिए जोरदार तालियां। आप इस कार्यक्रम में यहाँ आज हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। जो पक्ष है इनका वो भी हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट पे नजर डालते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर क्यों हम बात कर रहे हैं यूरिया बनाम नैनो यूरिया की। इफ्को नैनो यूरिया नैनो तकनीक पर आधारित क्रांतिकारी उर्वरक है जो पौधों के लिए जरूरी नाइट्रोजन प्रदान करता है, वो भी जैविक रूप से। नैनो यूरिया के कणों का आकार 20 से 50 नैनोमीटर होता है जो पानी में बिखरे रहते हैं, इसीलिए ये तरल उर्वरक है। 1 मिलीलीटर आकार वाले सफेद यूरिया के दाने में नैनो यूरिया के 55,000 नाइट्रोजन कण पाए जाते हैं। नैनो यूरिया को जब पानी में घोलकर फसल की पत्तियों पर छिड़कते हैं तो ये आसानी से रंध्रों यानी स्टोमेटा के जरिए पौधे में चला जाता है और पौधा इसे अवशोषित कर लेता है। इसमें मौजूद नाइट्रोजन पौधे की रिक्तिका में स्टोर हो जाता है और यहाँ से धीरे धीरे निकलकर पौधों को पोषण देता रहता है। आम यूरिया में सिर्फ 30 से 50% नाइट्रोजन ही फसलों को मिल पाता है, बाकी नाइट्रोजन बेकार चला जाता है। जबकि नैनो यूरिया में 80% तक नाइट्रोजन उपयोग में आ जाता है। 500 मिलीलीटर नैनो यूरिया की एक बोतल सिर्फ 240 रुपए में मिल रही है। इस तरह से ये आम यूरिया से सस्ता भी है। आम यूरिया के इस्तेमाल से नाइट्रस ऑक्साइड नाम की ग्रीन हाउस गैस बनती है जिससे ग्लोबल वार्मिंग में बढ़ोतरी हो रही है।
नैनो यूरिया तरल पर्यावरण हितैषी एक अनोखा उर्वरक है जो प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग कम करने की दिशा में एक टिकाऊ समाधान हो सकता है। देश भर की 11,000 से ज्यादा जगहों और 40 से ज्यादा फसलों पर कराए गए परीक्षण से ये साबित हुआ है कि नैनो यूरिया न सिर्फ फसल उत्पादकता बढ़ाता है बल्कि सामान्य यूरिया की जरूरत को 50% तक कम भी कर सकता है। यही नहीं, नैनो यूरिया के उपयोग से उपज, बायोमास, मृदा स्वास्थ्य और उपज की गुणवत्ता में भी सुधार देखा गया है। गुजरात के कलोल में दुनिया के पहले नैनो तरल यूरिया के प्लांट का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों किया था। आने वाले समय में ऐसे 8 और प्लांट लगाए जाने हैं। नैनो यूरिया किसानों के बीच तेजी से जगह बना रहा है। यही वजह है कि 1 अगस्त 2021 से 10 अगस्त 2022 तक 3 करोड़ 27 लाख बोतलों की बिक्री की गई। तो जाना आपने किस तरीके से हमारे देश में जो आवश्यकता है यूरिया की या खपत की हम बात करते हैं, वो उसकी पूर्ति के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। एक समय था जब जो यूरिया है ये भी उपलब्ध नहीं हो पाता था, लेकिन आज किसान के पास कई विकल्प हैं, ना सिर्फ यूरिया बल्कि नैनो यूरिया भी। लेकिन जब इसकी आवश्यकता की हम बात करते हैं, किस तरीके से जो आवश्यकता है वो महसूस की गई और क्या स्थिति है, इसको समझना बेहद जरूरी है। इस बारे में सबसे पहले नीरजा जी आपके पास में आना चाहूंगा, आपसे जानना चाहेंगे क्या स्थिति हमारे देश में जब हम उर्वरक की बात करते हैं उसमें भी यूरिया को देखते हैं, क्योंकि लगातार किसानों की जो मांग है वो चलती आ रही है। कभी कभी शिकायतें भी आती हैं कि जो यूरिया है वो उपलब्ध नहीं हो पाता। कितनी जिम्मेदारी जो है लगातार इस बारे में मंत्रालय जो है अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहा है? हाँ जी, जैसे आप यूरिया के कंजम्पशन की बात कहेंगे तो आज की स्थिति में लगभग 350 लाख टन का हमारा यूरिया का ज़रूरत है पूरे देश का जी। तो इसमें से हम 90 से 100 लाख मेट्रिक टन का जो है बाहर से इंपोर्ट करके इस देश में ले आते हैं। और आज की स्थिति आप जानते हैं, इतने सारे आपके वॉर भी हो रहा है बाहर, जियोपॉलिटिकल कंडीशंस इतने हो गए हैं जी। और ऑयल जो आपका गैस प्राइस है, जिसकी ऑयल हमारे जो भी प्रोडक्शन होता है यूरिया का, उसका ईंधन जो है वो ऑयल होता है, तो ऑयल का प्राइसेस इतना बढ़ रहा है कि हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ते ही जा रही है। आपके आश्चर्य होगा, इस बार हमारा जो सब्सिडी का बर्डन है हमारे के मंत्रालय और हमारे सरकार पर, वो लगभग 2.5 लाख करोड़ के हैं जी। आप ये इससे पता कर सकते हैं 2.5 लाख में से लगभग आधा जो है 1.5 के लगभग हमारा जो है ये यूरिया के लिए ही होता है जी। इसमें से 90 हम बाहर से ले ही आते हैं। तो अगर इसका कोई विकल्प हो सकता है तो ये अच्छा ही होगा कि हमारे आगे के लिए सब्सिडी बर्डन भी कम पड़ेगा और फिर हमें अच्छे जैसे प्रोडक्शन हो, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी ये बहुत अच्छे साबित हो जाएगा। यानी वित्तीय भार जो है देखिए उसमें भी कमी आएगी, क्योंकि जो सब्सिडी दी जाती है काफ़ी भारी भरकम वो खर्चा है, वहाँ भी कमी आएगी और उसका हम सदुपयोग कर सकेंगे दूसरे कृषि कार्यों में, या किस तरीके से जो किसानों को अलग अलग सुविधाएं दी जा रही हैं सरकार द्वारा, वहाँ उसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। प्रियरंजन जी, आपसे हम जानना चाहेंगे ना सिर्फ उर्वरक बल्कि इसके साथ साथ हमने देखा कि सरकार का जो फोकस है इस पर भी है कि जो हमारी फसल की गुणवत्ता है वो अच्छी होनी चाहिए, और इसलिए माना जाता है कि एकीकृत पोषण प्रबंधन जो है वो हम अपनाएं फसल में। वहां पर किस तरीके से कार्य किया जा रहा है? एकीकृत पोषक प्रबंधन जो है बड़ा ही इम्पोर्टेंट है पौधों की बढ़िया ग्रोथ और ईल्ड, एग्रीकल्चर ईल्ड के लिए जी। एकीकृत प्रबंधन, पोषक प्रबंधन में हम जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, जो कन्वेंशनल फर्टिलाइजर, उसका इस्तेमाल करते हैं। ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र हैं जैसे जो कंपोस्ट है और फार्म यार्ड मैन्योर है, उसका इस्तेमाल करते हैं। साथ में उसके साथ बायोलॉजिकल जो सिस्टम से जो आपके फर्टिलाइज़र आते हैं, बायो फर्टिलाइज़र, बहुत सारे ऐसे जीवाणु हैं जो कि पौधे को ज़रूरत के हिसाब से नाइट्रोजन और फॉस्फोरस और फॉस्फेट वगैरह प्रोवाइड करते हैं। उन तीनों का समय एक साथ इस्तेमाल पौधों की बढ़िया ईल्ड के लिए और बढ़िया ग्रोथ के लिए होता है, तो उसको एकीकृत पोषण
प्रबंधन कहते हैं। जी, यानी सिर्फ एक ही जगह जो भार है वो नजर ना आए। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ आप जो यूरिया है उसका ही लगातार इस्तेमाल करते रहें नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए। जैसा कि प्रिया ने यहाँ बताया कि हमारी दलहनी फसलें जो हैं, जो कि अच्छा एक विकल्प है जब नाइट्रोजन की हम बात करते हैं। आप अगर इस बार दलहनी की खेती कर रहे हैं तो अगली बार जो भी खेती करेंगे वहाँ पर नाइट्रोजन की जो आपकी खपत है उसमें कमी आ जाती है। लेकिन किसान को ये बात समझना कहीं ना कहीं बेहद ज़रूरी है। जब नैनो यूरिया जैसी टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, इस बारे में कृष्णवीर जी आपका जो प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूँगा। यूरिया बनाम जब हम नैनो यूरिया की बात करते हैं, किस तरह का अंतर आप देख पा रहे हैं? क्योंकि बतौर किसान भी आपने उस चीज़ का अनुभव किया हुआ है कि एक समय था जब यूरिया की कितनी किल्लत होती थी, कालाबाजारी होती थी, लंबी लंबी कतारों में किसान को लगना पड़ता था। और अब वही ना सिर्फ समस्या दूर हुई बल्कि नैनो यूरिया जो है इस तरह का उत्पाद अब किसान के पास है। ये भी सच्चाई है कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी आ गई है सॉइल के अंदर, उस वजह से उत्पादकता नहीं बढ़ पा रही है। जी। दूसरा, सॉइल के नीचे सैलिनिटी बढ़ गई है, हार्डनेस हो गई है। अब हम आते हैं कि हमें उत्पादन लागत कम करना, उत्पादकता बढ़ानी है। उसकी जो सॉइल की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमें न्यूट्रिटिव ग्रोथ देनी है। अभी तक हम दाने का यूरिया इस्तेमाल कर रहे थे, नीम कोटेड यूरिया सरकार ने दिया जी, उसका प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन जब हम नानो टेक्नोलॉजी पर आ रहे हैं और समय की मांग है कि वजन कम होगा, खर्चा कम होगा और उत्पादकता बढ़ेगी, इस उद्देश्य के लिए टेक्नोलॉजी बनाई गई है जी। तो पहला जो खुराक देनी है जब बुआई करने के बाद और पेड़ बाहर निकलना शुरू होता, प्लांट ग्रोथ शुरू होती है, तब तो आपको बेसल डोज ही देनी है, दानेदार यूरिया देना है जी। लेकिन जब आप पत्ते निकल आएंगे फसल में और उसमें जो क्लोरोफिल की फोटोसिंथेसिस बढ़ाने के लिए जरूरत है जी, उस समय नानो यूरिया की आवश्यकता है, क्योंकि वो सीधे पत्तियों पे स्प्रे होगा, उससे फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा और उससे जो फसल की उत्पादकता है उसमें सुधार होगा। इसके साथ साथ जो दानेदार यूरिया अगर हम प्रयोग करते थे तो 40% के करीब जो है वो जमीन में खराब हो जाता था और जो रिजल्ट मिलने चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहे थे। उद्देश्य फिर वही है सरकार का कि किसान की उत्पादन लागत कम हो और उत्पादकता बढ़े। तो आज 225 रुपए का ये 1 एकड़ का बॉटल मिल रहा है, बिना सब्सिडी के है, सरकार कोई सब्सिडी नहीं है, और उत्पादकता में सुधार होगा। तो किसान सब कुछ देखता है और बराबर के खेत से सीखता है। मेरा तो सिर्फ कार्यक्रम के माध्यम से देश के तमाम किसान भाइयों से एक ही आग्रह है जी कि आप समय के साथ सुधार करिए, बदलाव करिए और नानो यूरिया का प्रयोग करेंगे आप जब पत्ती निकल आएंगी। इसके साथ साथ जो अभी प्रिय रंजन जी कह रहे थे, वो आवश्यकता है कंपोस्ट खाद के प्रयोग की। हमें मिक्स करके सारी कमियों की पूर्ति करनी है, तभी वो उत्पादकता बढ़ेगी। यानी सबका समावेश जो है वो हमें करना होगा। लेकिन जो किसान, देखिए, ना सिर्फ यूरिया जिन्होंने इस्तेमाल किया, जो कि काफ़ी समस्याएं भी उन्होंने झेली, अब वो नैनो यूरिया का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हीं में से जो किसान हैं हमारे साथ स्टूडियो में भी यहाँ मौजूद है। हमारे साथ जो किसान मौजूद है, मैं चाहूँगा पहले आप अपना नाम बताएं और आप कहाँ से और किस तरीके से आपने अभी तक नैनो यूरिया का इस्तेमाल किया है। मैं संजीव कुमार, गांव रूपबास, ब्लॉक दादरी, डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर से सर जी। मैं पिछले 2 साल से नैनो यूरिया जब से लॉन्च हुआ है, जब से मैं उसका प्रयोग कर रहा हूँ, डिमोन्स्ट्रेशन भी हुआ था। मैं ये देख रहा हूँ कि पहले जो हमारा दानेदार यूरिया था वो जब बाजार में मिलता था तो उसकी बहुत किल्लत भी थी और उसका जो हम इस्तेमाल करते थे उसका हमें लगभग 30% ही हम यूज कर पाते थे, बाकी हमारा या तो ज़मीन में चला जाता था या हवा में उड़ जाता था जी। उसके बाद में सरकार ने फिर नीम कोटेड यूरिया, तो जब वो उसकी पिघलने की जो रेशो है वो हमारी जब धीमी हो गई तो वो हमारे पौधों को कुछ ज़्यादा मिलने लगा जी। अब हमने देखा जब हमने नैनो यूरिया इस्तेमाल किया है तो नैनो यूरिया से हमने ये रिजल्ट देखा कि उसका लगभग 100% हमारे पौधों को मिलता है जी। लेकिन किसान ये भी कहते हैं कि इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसे भी आपको भी शायद किसी किसान ने कहा होगा कि नैनो यूरिया का कोई लाभ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन किसान को थोड़ा सा इस पे आना पड़ेगा, स्प्रे पे आना पड़ेगा। हमने पहले भी ये कहा था कि अगर जो हमारा दानेदार यूरिया हम उसका स्प्रे करते हैं
तो भी हमें उसका ज्यादा फायदा मिलता है। और अब गवर्नमेंट ने हमें नैनो यूरिया दे दिया तो इसका किसान को बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है। चलिए, बिल्कुल बहुत ज्यादा फायदा देखिए जो किसान है उनको मिल रहा है। ये हम नहीं कह रहे, बतौर किसान जो खुद हैं वो बता रहे हैं। और ये जरूरत है, जब हम कहते हैं बदलाव हमें लाना होगा, वही बदलाव जो है वो हम कृषि क्षेत्र में देख रहे हैं। और खासतौर से नीरजा जी, अगर देखा जाए, जैसे आपने भी कहा कि ना सिर्फ समावेश की हमें आवश्यकता है, क्योंकि सरकार की तरफ से लगातार प्रयास यही किया जा रहा है कि जो किसानों के लिए लगातार जो सेवाएं दी जा रही हैं उनको, या उर्वरक की आपूर्ति है, उस पर भी पूरी तरीके से नियंत्रण हो। लेकिन क्या जो यूरिया का जिस तरीके से हम देखते थे समस्याएं रहती थी, अब यहाँ जब नैनो यूरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, तब क्या स्थिति आपको लगती है, कितनी अब स्थिति में बदलाव आप देखती हैं? नहीं, वैसे तो सरकार की तरफ से पहले जो किल्लत होता था वो तो अभी फिलहाल तो उस तरह की तो प्रॉब्लम तो हम फेस नहीं करते हैं। बट फिर भी जैसे अभी अपने मेरे साथ जो सहयोगी है वो भी यही बता रहे हैं कि एक बॉटल जो है एक बैग पे बराबर है। जैसे एक बॉटल आप जेब में भी डाल के ले जा सकते हैं। और 50% जो कन्वेंशनल यूरिया जो आप बोरी के मात्रा से आप उपलब्ध कराते हैं नत्रजनी का, उसका जो है रिप्लेसमेंट आप एक बॉटल से कर सकते हैं। कितना आसानी है, और ये इंडिया में ही बना हुआ है। खास बात ये है, ये टेक्नोलॉजी जो है मेड इन इंडिया का, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ऐलान है वो उसी की स्वदेशी का उस पे बना हुआ है। और फिर ये इसका मजेदार बात ये है कि अगर आप एक दाने का नैनो यूरिया का दाने देखेंगे, वो एक जैसे आपकी कन्वेंशनल जो यूरिया बोरे में आता है, प्रिल यूरिया या जो भी व्हाइट वाले एक दाना, उसके अंदर लगभग 10,000 की ये दाने हो सकते हैं नैनो यूरिया का। तो इसका इतना सरफेस एरिया बोला जाता है, ये बहुत ज़्यादा है। इस वजह से वो जब आप अप्लाई करते हैं तो बहुत अंदर जाकर के इफेक्टिव होता है। तो फिर इस हिसाब से जैसा अभी हमारे किसान भाई ने भी बताया कि अंदर जो यूरिया जो है जमीन के अंदर जाकर के हमारा यूज में नहीं हो पाता है। तो इस तरह का, जैसे मेरा ये कहने के मतलब है कि आज की इस डेट में हमारा खिल्लत नहीं है, मगर इससे अच्छा, इससे सुविधाजनक अगर कोई उर्वरक हमारा उपलब्ध है तो क्यों नहीं यूज किया जाए। विकल्प अगर हमारे पास है तो इस पर हमें और इससे हमारा बजट में भी हमारा सब्सिडी कितना कम होगा। जैसे मैंने कहा 1.5 लाख करोड़ का जो है हमारा सब्सिडी यूरिया में जाता है। अगर इसका 50% हम कम किया जा सकता है। आपकी जैसे किसी गांव में रोड चाहिए, किसी गांव में अस्पताल चाहिए, किसी गांव में बिजली का उपलब्ध कराना है, कि इस तरह की आपके डेवलपमेंटल वर्क्स में अगर हम यूज कर सकते हैं तो इससे अच्छा ही होगा ना। करीब 1.5 से 2.5 लाख करोड़ का देखिए जो खर्च होता था, उसका सदुपयोग हम कैसे कर सकते हैं। और आपने तो बताया कि जो वित्तीय भार है वो कम हो सकता है। जो हमारे साथ किसान मौजूद है उनसे भी लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। मैं चाहूंगा आप अपना नाम बताएं, कहाँ से, और बताएं कि जब यूरिया जब लेते थे तो किस तरह की दिक्कतें आती थी, उसको कहीं ले जाने में, या खेत तक ले जाना है, या दुकान से घर तक लाना है। हेलो, मेरा नाम मनिंदर सिंह, ग्राम खंडेरा, ब्लॉक तहसील दादरी, गौतम बुद्ध नगर से। मैंने जैसे पिछले सीजन में, रबी में और इसमें खरीफ में नैनो यूरिया का प्रयोग किया है तो इस पे पत्तियों पे कोई प्रभाव इस तरह का नहीं दिखाई दिया जिससे जलन होती। जबकि हम पहले 5-10 साल पहले जो साधारण यूरिया, दानेदार यूरिया का स्प्रे करते थे तो पत्तियों पे जलाव हो जाता था, कहीं कम ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ इतना वो नहीं था कि उसका सही मिक्सिंग कर सके, तो उसका दुष्प्रभाव हो जाता था। बल्कि नैनो यूरिया में वो बात नहीं सामने आई और इसका फसल की लॉजिंग भी कम हुई। अच्छा, इसको लाने ले जाने में किस तरह की जो सुविधा है वो आपको लगती है नैनो यूरिया को? सुविधा ये है, थोड़ी सी मेहनत तो है स्प्रे करने की, बाकी जितनी मेहनत है वो तो उसमें भी है, बखेरने में जो हम टॉप ड्रेसिंग उसमें करते हैं तो मात्रा कम लगती है और मेहनत थोड़ी सी है, उसके साथ उतने ही सुरक्षित भी। लेकिन अगर फायदा हो रहा है तो देखिए किसान तैयार है उसको अपनाने के लिए। गिर नहीं पाती, जबकि सीधे हम यूरिया डालवाते हैं तो कम ज्यादा पड़ता है, कहीं गिरती है, कहीं कुछ होता है। चलिए, बिल्कुल देखिए लगातार जो किसान है उसको अपना भी रहे हैं। प्रियरंजन जी, आपके पास में आना चाहूंगा, क्योंकि जब आपने कहा कि एकीकृत पोषण प्रबंधन क्या है, पहले हमें इस बात को समझना होगा, ना सिर्फ यूरिया, नैनो यूरिया, बल्कि जब हम जैविक खाद की बात करते हैं या प्राकृतिक खाद की बात करते हैं तो तमाम जो इस्तेमाल है वो अब हमारे किसान कर रहे हैं। लेकिन इनका जो एक संतुलित मात्रा है उसकी जानकारी किसान को होना, इसके लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के माध्यम से किसान भाई पहले से जानते हैं कि जैविक खाद और
जो कन्वेंशनल फर्टिलाइजर है कैसे इस्तेमाल करना है। अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन का चाहिए कि अपटेक हो पौधों के अंतर्गत, तो हमें सही मात्रा में ऑर्गेनिक मटेरियल अपने इसमें सॉइल में होना चाहिए, जिससे कि जो एब्जॉर्प्शन है न्यूट्रिएंट का वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा होता है। और न्यूट्रिएंट अगर पौधों को उपलब्ध होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट उपलब्ध होता है, तो पौधों की ग्रोथ और यील्ड अच्छा होता है। परंतु ये जो कार्यक्रम है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट जो मंत्रालय चलाता है, उसके माध्यम से किसानों को हम जो मृदा की जो सेहत है उसके बारे में बताते हैं कि मृदा की सेहत में कैसे गिरावट आ रही है, इसके क्या कारण है। इसका मेजर कारण जो मुख्य कारण है वो है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर्स और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते आए हैं और हमने ऑर्गेनिक मैटर पे ध्यान नहीं दिया है। तो हम किसानों को बताते हैं कि जो हमारा इसका है नैनो यूरिया नहीं, इसका जो इस्तेमाल है ऑर्गेनिक मैटर का अपने खेती में, मल्चिंग का इस्तेमाल है, क्रॉप रोटेशन का इस्तेमाल है, इन सब चीज़ों को जो पुरानी तकनीकें हैं जो पूरी तरह सिद्ध हैं, उनको कैसे कन्वेंशनल जो फर्टिलाइजर केमिकल फर्टिलाइजर के साथ मिला के इस्तेमाल किया जाए, जिससे बढ़िया से बढ़िया उत्पादन मिल सके। साथ ही नैनो यूरिया जब आ गया है, नैनो यूरिया किसान आगे पूरे क्षेत्र में, पूरे देश में इसका डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, किसान इसको आगे बढ़ चढ़ के ले रहे हैं और इसमें देख रहे हैं कि फायदा है इससे, क्योंकि इसका सीधा जो एब्जॉर्प्शन है पत्तों के माध्यम से हो जाता है और उसका सीधा असर उनके ग्रोथ पे पड़ता है। और जो जैसे किसान भाइयों ने बताया कि इसका जो नुकसान, इसका जो पहले बह जाता था, कुछ उड़ जाता था, वो सब नहीं होता है। तो इसका बिल्कुल टारगेटेड यूज है और अच्छे रिजल्ट्स आते हैं इसके। जी, बेहतर परिणाम जो है देखिए वो हमें मिल रहे हैं। और यहाँ जैसे आपने कहा कि पहले जो जिससे एक असंतुलित मात्रा में हम यूरिया का इस्तेमाल करते गए ना, उसने सिर्फ खर्चा बढ़ा दिया, बल्कि कश्मीर जी आपने भी देखा होगा, हमारे जो किसान है कभी कभी देखते थे अगर एक खेत में 2 कट्टे यूरिया डाला गया है तो हम सोचते हैं कि हम 3 डाल लेते हैं जिससे शायद उपज हमें अच्छी मिल जाए, लेकिन हमने खर्चा भी बढ़ाया, लेकिन इसके तहत जो मृदा को नुकसान पहुंचा है वहाँ पे किस तरीके से अभी आवश्यकता आपको लगती है कि किसान इस बात को भी समझे कि हमारी जो मिट्टी की जो सेहत है वहां हम नुकसान पहुंचा रहे हैं और उसको अब हमें सुधारना होगा। देखिए, सच्चाई ये है मुकुल जी कि किसान ने तो उसे जरूरत नहीं है खेत में तब भी यूरिया डाल दिया। उसका ये मानना रहा है कि भाई यूरिया से ही मेरी फसल बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा और इसी से मेरी फसल हो रही है। उसे ये जानकारी भी जरूरी है कि भाई जो रिजर्व नाइट्रोजन पड़ी हुई है, अगर दलहन की फसल बोलेंगे तो अगली फसल में आपको यूरिया का प्रयोग ही नहीं करना, वो फिर भी उसमें यूरिया डाल रहा है। जी, अभी जो कह रहे थे प्रिय रंजन जी, सच्चाई ये है कि हमें जो कमी की पूर्ति करनी है भूमि की उर्वरक क्षमता को, जी, उसमें सुधार की आवश्यकता है। और ये भी सच्चाई है, मैडम सही कह रही थी नीरजा जी, कि जो ईंधन प्रयोग हो रहा है वो इंपोर्ट हो रहा है, बहुत उस पर महंगाई दिन पे दिन बढ़ रही है और सब्सिडी का बोझ, जो सब्सिडी आपकी और देश की है जी, आप ही का पैसा है। अगर हम बिना वजह उस बोझ को कम कर ले जिससे हमारी उत्पादन क्षमता भी बढ़े और सब्सिडी का बोझ भी घटे और आसानी से प्रयोग भी किसान खेत में कर ले जी। ये भी तो देखा गया कि 45 किलो का कट्टा खेत में ले गए, वहां जरूरत है 40 किलो की, 5 किलो बचा, वो क्या करना है यार, ले जाके इसे भी इसी में फेंक देता हूं खेत के अंदर। ये सच्चाई है कि भाई इसे इसी में डाल दो जो और ज्यादा होगा, जरूरत नहीं। लेकिन बॉटल में नानो यूरिया में इसकी जरूरत नहीं है। वो जितना प्रयोग करेगा जेब में रख के अपना चलाएगा, उसे कोई बोरा तो उठा के लाना नहीं है घर में। ये हकीकत है। मेरा सिर्फ आग्रह ये है सभी किसान भाइयों से देश के कि आप राष्ट्र के हित में, अपने हित में, खेत के हित में और धरती मां के हित में संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करिए। पुराना ढर्रा जो था उसमें हमें सुधार करना है, सुधार हर तरह से करना है, जैसी जरूरत है वैसी खुराक देनी है और जब जरूरत नहीं है तो बिना वजह मिट्टी में डाल रहे हैं। और सही बात है कि 2.5 लाख करोड़ की सब्सिडी है उर्वरकों पर, जिसमें 1.5 लाख करोड़ के करीब का सिर्फ यूरिया पर है जी। और उसकी दूसरी खुराक जो हम प्रयोग कर रहे हैं अब तक, उसका 40% मिट्टी में जा रहा है। पेड़ को, फसल को उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा जी। अगर लाभ ऐसे ही मिलता बिना जरूरत के, देखो ज्यादा खाना तो अपच हो जाता किसी भी चीज का, यानी अधिकता जो है वो हमें समझनी होगी कि कहीं ना कहीं ये आवश्यकता है समय की। और इसलिए
हमें मिक्स करके सारा करना है, कंपोस्ट भी करना, नानो यूरिया का प्रयोग समय पे करना, और जो बेसल डोज देनी है वो दानेदार यूरिया की देनी। चलिए, इस बात पे बेहद जरूरी कि जो हमारे किसान हैं वो कैसे इनका समावेश जो है वो करेंगे, या उनके जहन में भी इस तरह के सवाल आते होंगे कि क्या अलग अलग जो उर्वरक हैं उनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, या इसके परिणाम कैसे होंगे। कई ऐसे सवाल हैं, उनके जवाब भी हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। देखिए दूरदर्शन किसान पर सरकार आपके साथ, शनिवार रात 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत विचार विमर्श में। आज हम बात कर रहे हैं यूरिया बनाम नैनो यूरिया की। कितना लाभ जो है वो हमें यूरिया से मिलता है, उसके बाद जब नैनो यूरिया का इस्तेमाल हम कर रहे हैं तो कितना जो लाभ है उसमें इजाफा हो जाता है। और उसके साथ साथ जब हम एकीकृत पोषण पे आते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे किसान के खर्च को काफ़ी हद तक कम करता है, और उसके साथ साथ हमारी जो उत्पाद है उसकी गुणवत्ता को बढ़ाता है, और जो मुनाफा है उसमें लगातार हमें इजाफा होता हुआ नजर आता है। लेकिन इसको जानना बेहद ज़रूरी है। और किस तरीके से देखिए पूरी प्रक्रिया है, ये सिर्फ ये नहीं कि कोई भी नया उत्पाद जो है वो किसान के पास तक भेज दिया गया। इस बारे में नीरजा जी आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि जब यूरिया आता था तब कई तरह की समस्याएं थी, और सरकार ने जब इसको नीम लेपित यूरिया किया, काफी हद तक जो समस्याएं हैं वो उसकी खत्म हो चुकी थी, और उसके बाद एक हम कह सकते हैं कि लगातार बेहतर विकल्प की तरफ हम कदम आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ जी, आप जो कहा वो बहुत सही है। हम जो है लगातार, क्योंकि चेंज इज ओनली कांस्टेंट इन द वर्ल्ड, माने एक जो है चेंज माने वही एक है जो हमारा कांस्टेंट है। तो उस हिसाब से हम जो है हर वक्त यही देखते हैं कि कैसे हमारे किसान भाइयों को एक से एक बेहतर चीजें उपलब्ध करा दिया जाए, ताकि इनका जो है जैसे आपकी प्रोडक्शन भी बढ़े, प्रोडक्टिविटी भी बढ़े, और इसके साथ साथ हमारा जो भी कच्चा करता है गवर्नमेंट वो सारे हमारे ही पैसे हैं, हमारे पैसों से ही दिया जाता है, तो वो सब्सिडी में भी थोड़ा कम हो जाए। तो इस तरह की एक अच्छा सा ये कदम है नैनो यूरिया का। इस संबंध में एक बात और यहाँ कहना चाहती हूँ, नैनो यूरिया का कोई कमी नहीं होगा, क्योंकि 50% ही हमें कम करना है आज की डेट में। तो अभी तो एक है, फिलहाल एक यूनिट है हमारा जो 6 लाख बॉटल बनाता है, और अगले साल तक हमारे पास 3 यूनिट्स होंगे जो 17 करोड़ बॉटल बनाएंगे। जी बिल्कुल। तो इस तरह का 2025 तक हमारे जो है 44 करोड़ का बॉटल्स बनेंगे। तो इसमें लगभग हमारा 200 लाख मीट्रिक टन का हम कम कर सकते हैं। तो ठीक है, ये बहुत अच्छा हमारा देश के साइंटिस्ट का देन है। तो हमें इसे सही दिल से इसको अपनाना होगा और इस्तेमाल भी करना होगा, और हम इसके लिए वचनबद्ध है कि हम करते ही जाएंगे कि जो जो अच्छे चीजें आएंगे उसके फार्मर तक चले, इसका हमारा कोशिश है। यानी बेहतरी के लिए लगातार जो प्रयास है, देखिए उसमें कभी भी कमी नहीं आएगी, वो प्रयास लगातार जारी हैं, लगातार इस तरह के जो कदम है उठाए जा रहे हैं। और भी हमारे साथ जो किसान मौजूद हैं, आइए उनका रुख कर लेते हैं। आप कुछ और इस बारे में जानना चाहेंगे या कुछ अपना अनुभव हमारे साथ बांटना चाहेंगे? मेरा नाम सतीश चंद, जनपद बुलंदशहर, तहसील बुलंदशहर से हूँ मैं, और मैंने महसूस किया है कि गर्व और गौरव की बात यह है कि ये यूरिया हमारे देश में निर्मित है, इसके जन्मदाता हम हैं। इससे ज़्यादा प्राउड की कोई बात नहीं हो सकती। दूसरे मैंने कंपैरिजन करके देखा है यूरिया को, और मैंने हर एक फसल में जब यूरिया को इसका स्प्रे किया है नैनो का, तो हर एक बार मैं पिछले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ। फसल की गुणवत्ता सुधरी है और ज़मीन में अपने आप में पोषक तत्वों में बढ़ोतरी हुई है। जैसा कि पहले हम दानेदार यूरिया डालते थे, उससे हमारी ज़मीन को नुकसान होता था, वो नुकसान नहीं हो रहा है। फसल की गुणवत्ता और पैदावार दोनों में अच्छा
महसूस कर रहा हूँ जी। और फिर मैं पुनः गर्व के साथ कहता हूँ कि हमारे भारत की देन है और इसे हम सब किसान हृदय से स्वीकार करते हैं जी, और करेंगे। जी, जैसा आपने कहा, गर्व और गौरव दोनों का विषय ये है क्योंकि ये स्वदेशी है और उसके बाद इसका सीधा फायदा कहाँ हो रहा है, हमारे किसानों को हो रहा है। और खासतौर से प्रियरंजन जी, आप भी इस बात से सहमत होंगे कि अब जो किसान है वो जानने लगा है कि कहाँ मुझे नुकसान है और कहाँ मुझे फायदा मिल रहा है, और ये कहीं ना कहीं सरकार की नीतियाँ ही हैं जिसको फलीभूत होते हम देख पा रहे हैं। और सीधा अब जो किसान है वो इस बात को समझता है कि क्या उसके लिए फायदेमंद हो सकता है या नहीं। जी, बहुत सही कहा आपने। भारत सरकार ने भी परियोजना चलाई है कि किसान अपनी मिट्टी की जो का स्वास्थ्य है उसके बारे में जाने, और उसके लिए सॉइल हेल्थ कार्ड की स्कीम चलाएगी 2016 में, और उसके माध्यम से पूरे देश में किसानों को अपने मिट्टी की जो स्वास्थ्य जांच कराने का प्रावधान किया गया। स्वास्थ्य जांच के हिसाब से किसानों को ये मालूम पड़ता है कि उनके जो खेत है, उनकी जो भूमि है, उसमें किन पोषक तत्वों की कमी है या कौन सी पोषक तत्व ज़्यादा में है, और किसकी जितनी भी मात्रा में उनके खेत में या खेत में आवश्यकता है पोषक तत्वों की, उतने ही पोषक तत्व डालने की आवश्यकता है। ICR सिस्टम ने पूरे अलग अलग एग्रो इकोलॉजिकल जोन के लिए अलग अलग तरह के क्रॉप्स के लिए बना रखे हैं, कितनी मात्रा में नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटेशियम और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो वो सारी जो एडवाइजरी किसान को दी जाती है ताकि इंटीग्रेटेड जो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट है वो सही तरीके से किसान कर पाए, अपनी लागत को कम कर पाए, और ऐसे पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता उसके खेत में नहीं है उसका प्रयोग नहीं करे, उसके क्योंकि गलत उसके रिजल्ट आते हैं। जैसा भाई साहब ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान अपने खेतों में यूरिया डाल देता है, उसको लगता है कि ज़्यादा उपज आएगी, परंतु उस यूरिया के डालने से जो ऑर्गेनिक कार्बन है उस पर गलत असर पड़ता है, उसका क्षरण होता है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर में जो ऐसे जीवाणु हैं अपने जो मिट्टी में रहते हैं, मिट्टी एक लिविंग सिस्टम, उसके अंदर जो रहते हैं उनके ऊपर गलत असर पड़ता है। तो पूरी जो मृदा की जो स्वास्थ्य है उसको बना के रखने से हमारे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो हम अच्छा से अच्छा प्राप्त कर सकते हैं, अपनी लागत हम कम कर सकते हैं। तो किसान को हमारा जो पूरा ध्येय है, हम यही कोशिश कर रहे हैं किसानों को बताया जाए कि कैसे उनकी मिट्टी की सेहत ठीक की जाए, और जितनी मात्रा में आवश्यकता है विभिन्न तरह के पोषक तत्वों की, आपकी केमिकल है, बायोलॉजिकल है, ऑर्गेनिक है, उसकी आपूर्ति की जाए। जी, और किसानों में खुद मिट्टी की जो सेहत है ना सिर्फ उसको दुरुस्त करने में भी वो लगे हैं, वो बदलाव भी देख पा रहे हैं। जो और किसान है, आइए उनके पास चलते हैं, उनसे हम जान लेते हैं। जी, क्या बताना चाहेंगे आप, और क्या स्थिति आप देखते हैं जो मिट्टी की सेहत की हम बात कर रहे हैं, और जब नैनो यूरिया जैसी तकनीक आती है तो कितना लाभ इसका किसान को मिल सकता है? सर नमस्कार, मैं जयदेव भारद्वाज सर, VPO घोड़ी, तहसील व डिस्ट्रिक्ट पलवल, हरियाणा से। सर सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करूंगा भारत सरकार का। हमारी भारत सरकार ने हमारे किसानों का दुख और दर्द ध्यान में रखते हुए, यूरिया की जो किल्लत होती थी, यूरिया हमको मिलना तो बाद की बात थी, कई बार भीड़ में जेब भी कट जाती थी, ये नुकसान हो जाता था, यह भी नुकसान अलग से होता था। लाइनों में हम खड़े होते थे और हमारी पैसे कोई जेब काट ले जाता था, हमको यूरिया भी नहीं मिला और पैसे भी गए। दूसरा मैं धन्यवाद करूंगा कि यूरिया ले जाने के लिए किराए का साधन अलग हमें करना पड़ता था। अभी ज़्यादा कट्टे चाहिए तो हमें ट्रैक्टर या कोई ऑटो वगैरह का किराया अलग से देना पड़ता था। तो इसमें हमें मोटरसाइकिल से भी हम ले जा सकते हैं, 20, 30, 40 एकड़ तक का मोटरसाइकिल रख के पेटी को ले जा सकते हैं। दूसरा, मैं पिछले 2 साल से नैनो यूरिया का मैं खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक अलग से एक विशेषता मुझे और देखी कि हम जब यूरिया डालते हैं तो मिट्टी काली काली सी पड़ जाती है यूरिया की वजह से। इससे मिट्टी में वो कालापन भी नहीं होता है, और वो कालापन नहीं है तो पैदावार में भी कोई मुझे फर्क नहीं लगा, मन दो मन बढ़ी होगी। लेकिन अब की बार मैंने सबसे ज्यादा नैनो का इस्तेमाल किया था, लेकिन भगवान ने मौसम का कुछ इस तरह का प्रभाव, यानी कुछ ना कुछ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां हैं उन पे भी काफ़ी निर्भर करता है। जब हम कृषि की बात करते हैं, मौसम पे काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो निर्भर करती हैं, लेकिन वहाँ पर देखिए हमारे जो किसान है वहाँ भी पीछे नहीं हटता, लगातार वो मेहनत करते हैं। और कृष्णवीर जी, जैसा आपने बताया था कि जो किसान है वो अपने बलबूते पूरी कोशिश करता है, उसकी कोशिश में कभी कमी नहीं होती, और उसी कोशिश का नतीजा हम देखते हैं कि जब हम बात करते हैं कि रिकॉर्ड पैदावार हमें मिलने जा रही है, हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं, तो ये सब कोशिश का ही नतीजा है। और एक नई कोशिश जो है वो नैनो यूरिया के रूप में हमारा किसान कर चुका है। मुकुल, इस देश के अन्नदाताओं ने तो पूरी दुनिया को दिखा दिया कोरोना काल के अंदर। आज ये सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाना दे रही है, ये इस देश के अन्नदाताओं का ही तो परिणाम है, मेहनत का परिणाम है। और किसी चीज की कहीं किसी शहर के अंदर, पूरे देश के अंदर
कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर चीज को उपलब्धता किसानों ने दी। जी, एक बड़ा सवाल यह है जो हम लोगों के हित में है कि पानी के संसाधनों में आज सुधार की आवश्यकता है। जो पैसा बिना वजह हम दानेदार यूरिया पर जिसे हम बचा सकते हैं, उस पैसे का हम सदुपयोग जो है ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन के सब्सिडी के रूप में करवा सकते हैं। उस पैसे का उपयोग हम जो है कंपोस्ट के ज्यादा अच्छे तरीके से तैयार करके उसका प्रयोग करने में हम करवा सकते हैं। जी, तो हमें सदुपयोग करना है, विकास का करना है। और एक बात अभी जो बताई ना कि जमीन में कालापन हो जाता है, जी, वो तब होता है जब जरूरत तो थी नहीं और एक्स्ट्रा नाइट्रोजन उसमें डाल दी गई, तो वो एक तरीके से जलने जैसी प्रक्रिया जो होती है। आप ये बताइए, सब्जी बनती है सबके घरों में, कोई खाना बनता, अगर उसमें ज्यादा नमक डाल दे तो जहरी होता है ना, वो खाने के लायक नहीं रहता, नुकसानदायक ही होता है। इसी तरीके से ये है। तो हम जो लकीर के फकीर बने थे, आज वक्त है, टेक्नोलॉजी है, सरकार आपके लिए रात दिन, और पूरे वैज्ञानिक, जी, पूरे वैज्ञानिक, हमारे सारा दुनिया का आईसीआर का सबसे बड़ा सिस्टम है, पूरा कृषि मंत्रालय लगा हुआ है, साथ में इसमें तो केमिकल और पेट्रोकेमिकल मंत्रालय भी इसमें खाद के मामले में लगा हुआ है। जी, तो उद्देश्य एक ही है कि उत्पादन की लागत कैसे कम हो, उत्पादकता कैसे बढ़े, आपको लाभकारी मूल्य कैसे मिले, फसल का जो नुकसान होता रहा है उससे बचे कैसे किसान। एक ही बात है कि जब स्प्रे करना है तो मौसम का ध्यान रखना है। 24 घंटे का समय जरूर चाहिए स्प्रे और बरसात के बीच में, वो 24 घंटे में एब्जॉर्ब करता है जो पत्ते हैं, तो 24 घंटे के बाद बरसात हो जाए कोई दिक्कत नहीं। यानी मौसम को जरूर ध्यान में रखा जाए। और जो बाकी हमारे साथ और किसान हैं वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ और जानना चाह रहे हैं, या क्या अपना अनुभव आप साझा करेंगे हमारे साथ? सर नमस्कार जी। सर मैं अमित कुमार, गांव घोड़ी, तहसील जिला पलवल का, हरियाणा का रहने वाला हूं। सर मैं सबसे पहले भारत सरकार का धन्यवाद करता हूं और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि जो आप किसानों के मुद्दों को उठाते हो और सरकार और किसान तक संवाद कराते हो। सर नैनो यूरिया का प्रयोग मैंने इस बार अपने 2 एकड़ में अलग अलग किया था। एक में मैंने बिल्कुल प्रॉपर नैनो यूरिया डाला, केवल स्टार्टिंग में थोड़ा यूरिया डाला, और दूसरे खेत में केवल मैंने यूरिया का प्रयोग किया। तो मैंने खुद ने पाया है कि जिसमें मैंने नैनो यूरिया डाला था वो मैंने गन्ने की फसल में यूज किया था, वो गन्ने की फसल बिल्कुल एकदम बहुत बढ़िया है जी। और जिसमें मैंने ज्यादा यूरिया डाला है वो गन्ने की फसल में वो नीचे कालापन और वो गन्ने की फसल नीचे की तरफ बढ़ाव तो उसका रुका ही रुका, और साथ में साथ मुझे घाटा ये होने लगा, उसकी फसल नीचे की तरफ चलने लगी, वो सारी फसल जल गई जिसमें मैंने ज्यादा यूरिया डाला। तो सर नुकसान जो है आपने खुद देखा कि किस तरीके से हो सकता है। ये देखिए बात समझने वाली है, जब हम किसी भी कोई भी उत्पाद है उसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं जितनी आवश्यकता है उतना ही इस्तेमाल किया जाए। इसलिए लगातार सरकार का प्रयास रहा है कि जो एक संतुलित मात्रा है उर्वरक की वो लगातार दी जाए, हमारी फसल जिसकी जितनी आवश्यकता है उतनी दी जा सके, जिससे ना सिर्फ जो हमारा उत्पाद है वो बेहतर आए बल्कि किसान की जो लागत है वो भी कम हो सके। और यहाँ नीरजा जी जैसा कृष्णवीर जी कह रहे थे कि जो कहीं ना कहीं हमारे जो इसके तहत जो अगर वित्तीय मदद बचती है तो हम उसको सिंचाई के कार्यों में लगा सकते हैं। लेकिन अब हम देखते हैं हमारे जो किसान हैं वो फर्टिगेशन तकनीक अपनाते हैं, यानी सिंचाई के साथ जब हम बात करते हैं कि आप उर्वरक की मात्रा को भी पूरा कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति जब ऐसी तकनीक हमारे पास है तो और भी ज्यादा लाभकारी हो सकता है। हाँ जरूर हो सकता है। ये फर्टिगेशन का जो है आई थिंक एग्रीकल्चर वाले और बेहतरीन तरीके से बता सकते हैं, बट ये फर्टिगेशन जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है हमारे उसमें बहुत अच्छी तरह से चल रहा है जी। तो उससे हमारे कम मात्रा में जितना चाहिए उतना ही उपलब्ध होगा, वो भी पौधे भर के, माने पर पौधा कितना चाहिए उस हिसाब से आपको फर्टिगेशन में सिंचाई के साथ साथ फर्टिलाइजर भी उपलब्ध होगा। तो ये बहुत एक और तकनीकी है जो हमारे किसान भाइयों के लिए मददगार होगा। जी प्रियंजन जी, आप भी इस बात से सहमत होंगे, एक तकनीकी समावेश जो है वो हमें आज की आधुनिक कृषि में नजर आता है। फिर चाहे सिंचाई की हम बात करते हैं या ड्रोन तकनीक की हम बात करें, तमाम जो तकनीकें हैं उनका एक समावेश किसानों के लिए तैयार कर दिया गया है सरकार द्वारा, जिससे वो उनका इस्तेमाल करें और इस हमारे देश की जो कृषि है जो कि प्राचीनतम कृषि है इसको भी एक बदलाव के जरिए, क्योंकि नए भारत की हम बात करते हैं तो नए भारत की नई कृषि जो है उसकी एक तस्वीर जो है वो कहीं ना कहीं झलकती हुई नजर आती है।
बहुत सही कहा आपने। आज के दिन को जो कृषि में तकनीक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, भले हम ड्रोन्स की बात करें नैनो यूरिया के लिए, पेस्टिसाइड स्प्रे के लिए, साथ में हम बात करें माइक्रो इरिगेशन की, ऑटोमेटिक फर्टिगेशन की, जो आपके क्रॉप एडवाइजरीज आ रही हैं, जो इसके माध्यम से छोटे क्लाइमेट सेंसर्स के माध्यम से जो तकनीक का बहुत बड़ा योगदान हो रहा है आज के दिन कृषि के अंतर्गत। बहुत सारे नए स्टार्टअप्स आए हैं इस क्षेत्र में, जो कि किसानों की जो समस्या है उसको समझ के उनकी मदद कर रहे हैं। मैं विशेषकर नीरजा मैडम ने कहा हॉर्टिकल्चर के बारे में, हॉर्टिकल्चर में इन नई तकनीकों का खासकर क्लाइमेट एडवाइजरी और फर्टिगेशन का बहुत बड़ा महत्व है, और इसके माध्यम से किसान भाई अपने खेत में जो उर्वरकों की मात्रा है उसको रेगुलेट कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, जितनी आवश्यकता है उतनी देने की हर पौधों को दे सकते हैं, और अपनी जो कॉस्टिंग अपनी लागत है उसको बहुत हद तक कम कर सकते हैं। हमें साथ में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि नैनो यूरिया के आने से जो हमारा एक्सेस यूरिया जो सॉइल में जाता था वो सारा वॉश आउट होके अपने जो पानी के स्रोत हैं उनमें जाता था, उनमें पोल्यूशन होता था, यूट्रोफिकेशन होता था, बड़ी समस्याएं थी। साथ में कुछ वेपराइज होके एटमॉस्फेयर में जाता था, उससे अपने ग्रीन हाउस गैसेज को कंट्रीब्यूट करता था। तो ये सारी समस्याएं पर्यावरण से रिलेटेड भी थी, जो कि यूरिया के एक्सेसिव इस्तेमाल से हो रही थी। नैनो यूरिया क्योंकि सीधा पौधों में उनके पत्तों में एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो ये सारी समस्याओं से बहुत आसानी से बचा जा सकेगा, और किसान की लागत तो कम होगी और पर्यावरण का भी सुधार होगा। बिल्कुल, कई फायदे इसके हैं, लेकिन जब किसान यूरिया का अधिक इस्तेमाल कर लेते थे, ये बात सुनिश्चित होनी बेहद ज़रूरी है कि जो नैनो यूरिया है उसका भी एक संतुलित मात्रा में इस्तेमाल किया जाए। जो किसान हमारे साथ आएंगे उनसे जान लेते हैं वो किस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। क्या कुछ जानकारी आपको दी गई जब नैनो यूरिया का इस्तेमाल आपने करने का सोचा? तो जी, नैनो यूरिया का सर ड्रिप के द्वारा संतुलित मात्रा में प्रयोग किया जा सकता है जी। जो फसल के लिए जितनी पौधे को आवश्यकता होगी उसका बेस्ट ऑप्शन है जी। लेकिन इस बारे में आपको जानकारी और दी गई कि कैसे इसका प्रयोग हमें करना है, कितना प्रयोग, कितनी मात्रा आपको इसमें रखनी होगी? एक एकड़ के लिए 1 बोतल काफ़ी होती है जी। बिल्कुल, देखिए 1 एकड़ के लिए 1 बोतल जो है वो काफ़ी रहती है, और अब से पहले अगर हम देखते हैं तो किसानों को काफ़ी इसके लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। नीरजा जी, इस बारे में और क्या जानकारी आप देना चाहेंगे? थोड़ा सा मैं किसान भाई, अभी हमारे साथी किसान भाई ने कुछ कहे हैं कि ड्रिप इरिगेशन में हम फर्टिलाइजर को यूज़ कर सकते हैं, नैनो यूरिया को खास करके। तो तकनीकी तरह से वो जो हम ड्रिप में यूज़ करते हैं वो होते हैं वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स, वो अलग हैं। तो मेरा एक यही आपसे विनती है हमारे किसान भाइयों से, जो भी नैनो यूरिया है आज की डेट में हमारे पास उपलब्ध है वो पत्तियों पर छिड़काव के लिए है, ना कि ड्रिप इरिगेशन के लिए। जरूर आप इसको याद रखिएगा। इस बात का देखिए आपको ख्याल रखना होगा, इसका जो इस्तेमाल है पत्तियों पर छिड़काव के लिए हमें करना है। तो ये जो है आप जब इस तरह का करेंगे तो जैसा हमारे पहले भी बता दिए थे कि आपका कहते हैं कि छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसके अंदर से वो छिड़काव जब करते हैं तो अंदर चला जाएगा, तो 80% का नत्रजनी का पौधा ले सकते हैं। माने आपके जो बोरे वाले यूरिया है वो 40% ही होता है, ये 80 तक, माने लगभग दुगना होगा। इसके साथ साथ जो अपने एनवायरनमेंट के जो भी अपने बेनिफिट्स अभी हमारे जयेश साहब ने बताया, ये सब आपको मिलेंगे। तो आपसे यही ये विनती है कि ये फोलियार स्प्रे के रूप में यूज़ कर दीजिएगा। इसके लिए तो जो आप नैपसैक स्प्रेयर्स वगैरह यूज़ करते हैं वो सेम यूज़ कर सकते हैं, या अगर लंबे लंबे पौधे हैं जैसे कि आपकी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है या गन्ने की खेती जब बढ़ जाता है तो आप उसमें जो है ड्रोन टेक्नोलॉजी से भी हम एंटरप्रेन्योर का विकसित किया जा रहा है, जिसके संबंध में हमारी साथी ने अभी बताया। तो वो जो है आप उनको संपर्क करेंगे तो वो ज़रूर आपकी मदद करेंगे। इसी संबंध में मैं एक और छोटी सी चीज़ बताना चाहती हूँ। आपके जो एक हाल ही में एक और नए चीज़ जो है प्रधानमंत्री द्वारा किसान भाइयों को समक्ष रखा गया है, इनका इनॉग्रेशन भी किए थे। हमारे देश में लगभग 3.5 लाख रिटेल शॉप्स है
जो फार्मर्स का जहाँ से फर्टिलाइजर मिलते हैं, उर्वरक मिलते हैं, उनको हम ऐसे चाह रहे हैं कि जैसे आपके किसान भाई जो हैं, जैसे अगर बीज लेना है तो एक जगह जाएंगे, पेस्टिसाइड लेना है तो एक जगह जाएंगे, इस तरह का ना हो करके सारे जो हैं वन स्टॉप शॉप, माने एक ही जगह पे आप सारे ले जाके, जैसे आज की मॉल कॉन्सेप्ट है, आप तो बहुत लोग तो जाते ही होंगे जहाँ पे सारी चीज एक ही जगह उपलब्ध होती है, इस तरह का रिटेल शॉप का हम चेंज करना चाह रहे हैं, वहां पर भी नैनो यूरिया आपको उपलब्ध होगा। यानी प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र जो है, जो कि अब लगातार विकसित किए जा रहे हैं, तो उसका फायदा हमारे जो किसान हैं उनको मिल सकेगा। अभी देखिए दो चीजें हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो फसल बीमा योजना का जीपीआरएस सिस्टम को यूज करवा के कराया जा रहा है, उसका सर्वे ईमानदारी के साथ सब हो रहा है। और दूसरी बात जो अभी मैडम नीरजा कह रही थी, ये सच्चाई है कि 10,000 फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने पूरा फाइनेंशियल असिस्टेंस, पूरा ताकत झोंक रखी है, और उद्देश्य ये है कि ब्लॉक लेवल पर एक एक एफपीओ बने, एक क्लस्टर खड़ा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और वो पूरा इनपुट की सप्लाई और टेक्नोलॉजी की जानकारी और मशीनों का और सरकार की सारी योजनाओं का लाभ आपको ब्लॉक लेवल पर एफपीओ के द्वारा मिल जाए, और सही चीज मिल जाए, सही दाम पे मिल जाए, सही जानकारी मिल जाए। वो सारी चीजें हैं, चाहे वो आपका ग्रीन हाउस का है, चाहे आपका ड्रिप स्प्रिंकलर इरिगेशन का है, चाहे वो नानो यूरिया का है, और चाहे वो दवाइयों का है। एक बात और सामने आई है नैनो यूरिया के प्रयोग से कि अगर बीमारी लगने वाले कीट के कोई अंडे वगैरह पत्तियों पे होते हैं तो स्प्रे से वो धुल जाते हैं और उसका भी फायदा होता है। तो ये कई फायदे हैं जो लगातार देखिए इसका इस्तेमाल करने से हमारे किसानों को मिल रहे हैं, और आने वाले समय में और किस तरीके से किसानों का फायदा जो है वो बढ़ सकेगा, नई नई जो तकनीक है जिस तरीके से वो किसानों के बीच पहुंचेगी और उनको किस तरह का लाभ मिलेगा, और जो किसान नैनो यूरिया अपना भी रहे हैं वहां भी क्या उन्हें किस तरह की सावधानी रखनी होगी, इन सवालों के भी जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल यहां वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। विचार विमर्श में लगातार हम बात कर रहे हैं यूरिया बनाम नैनो यूरिया की, और यहाँ भी अगर हम देखते हैं जो विकल्प है वो बेहतर विकल्प यही कि हम एकीकृत पोषण प्रबंधन की तरफ बढ़ें, और हमारे किसान जो हैं इस दिशा में अपने कदम बढ़ा भी चुके हैं। प्रियरंजन जी, जैसा आपने कहा कि लगातार एक समावेश जो है वो हम यहाँ पर देखते हैं। सरकार जो है, अगर खासतौर से कृषि मंत्रालय की भी हम बात करें तो जितने दूसरे मंत्रालय हैं उनके साथ पुरजोर कोशिश यही रहती है कि कितनी सुविधाएं, कितना लाभ हम किसानों को दे सकते हैं। और जहाँ तक हम नैनो यूरिया की बात करते हैं या नई तकनीक की बात करते हैं, आने वाले समय में और किस तरीके से इस तरह की जो सुविधाएं हैं, तकनीकी है, उसमें किस तरह का इजाफा हमारे किसानों को मिलेगा? ये जो तकनीक नैनो यूरिया के केस में विशेषकर मैं बोलूँगा, क्योंकि ड्रोन के माध्यम से इसका छिड़काव किया जाता है, तो हमारे जो कम्युनिटी हायरिंग सेंटर्स हैं मैकेनाइजेशन के अंतर्गत, उनके वहाँ पर भी कम्युनिटी हायरिंग सेंटर्स पे भी ड्रोन्स की सुविधा उपलब्ध कराने की बात है। एफपीओस के माध्यम से सुविधा उपलब्ध कराने की बात है। साथ ही पूरे देश में कृषि मंत्रालय आईसीआर के माध्यम से डेमोन्स्ट्रेशंस करवा रहा है नैनो यूरिया के बारे में। उसके जो लाभ हैं वो किसानों को दर्शाए जा रहे हैं ताकि इसको किसान भाई अपना पाएं। इसके साथ एक और चीज़ हो रहा है, जो किसानों के लिए राज्यवार जो यूरिया का एलोकेशन होता है, यूरिया उपलब्ध कराया जाता है, उसमें भी राज्य सरकारों ने इसके फायदों को देखकर अपने कोटे में और नैनो यूरिया की भी रिक्वायरमेंट बताई है। उसकी भी उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर के माध्यम से। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि नैनो यूरिया पूरे देश में डेमोन्स्ट्रेशंस के माध्यम से उसकी जानकारी दी जा रही है, और
इसको किसान भाई अपना रहे हैं और इसकी जो सप्लाई है वो सुनिश्चित डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर राज्यवार सुनिश्चित कर रहा है। तो जांच परख के देखिए हमारा जो किसान है वो आगे बढ़ रहा है, क्योंकि किसान को भी पता है कि लगातार उसकी जो मेहनत है वो वहाँ पर लगी हुई है और मेहनत खराब नहीं होनी चाहिए, उसमें अच्छा फल उसको मिलना चाहिए, इसलिए लगातार वो अपना तकनीकी विकास और विस्तार भी कर रहे हैं। कुछ और किसान जो है आइए उनसे भी जान लेते हैं। जी, अपना नाम बताइए और क्या अपना अनुभव साझा करना चाहेंगे या कुछ पूछना चाहेंगे हमारे आज के जो मेहमान हैं उनसे। सर, मुझे आप लोगों से ये पूछना है कि जो हमारी ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो आम आदमी तक, आम किसान तक कैसे पहुंचेगी? चलिए, बिल्कुल, कैसे ये जो तकनीक है आम किसान तक पहुंच पाएगी प्रिय रंजन जी? मैंने जैसे अभी जस्ट आप अभी बताया कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके माध्यम से और जो कस्टम हायरिंग सेंटर्स जो गांव में बनाए गए हैं उनको ड्रोन खरीदने की और इसकी उपलब्धता करने के लिए सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है मैकेनाइजेशन के अंतर्गत, फार्म मैकेनाइजेशन के अंतर्गत। और ये जो कस्टम हायरिंग सेंटर है किसानों का समूह होगा जो चलाएगा और अपने क्षेत्र में सिर्फ ड्रोन नहीं और भी तरह के जो मशीन है, संसाधन है, वो खरीद सकता है और किसानों के आपस में उसको इस पूरे ग्रुप में इस्तेमाल किया जा सकता है। गांव में, बगल के गांव में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये इसीलिए किया गया है कस्टम हायरिंग सेंटर का प्रावधान, ताकि किसानों को मशीन के अभाव में ऐसा नहीं हो कि उनकी दिक्कत आवे। जी बिल्कुल, किसी तरह की जो दिक्कत है उनको ना हो, इसलिए सीएससी की बात की जाए। दूसरे देखिए अन्य विकल्प हमारे पास हैं। और कृष्णवीर जी, आप इस बात से सहमत होंगे कि अब हमारे जो किसान हैं वो ड्रोन तकनीक के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं किसान की जागरूकता और संपन्नता दिखाता है। देखिए, दो चीजें हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी का प्रयोग इसलिए करना आज समय की आवश्यकता है और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने इसको इतना इंट्रोड्यूस करवाया है जी। और अभी जो कस्टम हायरिंग सेंटर की बात बताई, अभी जो प्रिय रंजन जी कह रहे थे, ये सच्चाई है कि सरकार ने जो फार्मर्स का ग्रुप होगा और कस्टम हायरिंग सेंटर खोलेंगे तो उसके लिए 80% तक की सब्सिडी का प्रावधान रखा है जी। निजी किसान भी अगर खरीदता है तो उसके लिए भी 50% सब्सिडी का प्रावधान किया है सरकार ने जी। इसीलिए किया है कि एक तो पूरा स्प्रे सही तरीके से होगा और जितनी आवश्यकता है उतना होगा, खराब नहीं होगा, उपज में लाभ होगा। ये सारी चीजें इसलिए मैंने अभी आपसे बताया कि सारे भाई जानते हैं कि जब फसल बीमा योजना का आफत रोज होती थी और वो पटवारी जब परेशान करता था तो लोग रोज झगड़ा करते थे कि पटवारी ने तो उल्टा सीधा भर दिया। आखिर क्यों आज ड्रोन से जीपीआरएस सर्वे कराया गया? मैं अभी गड़क कर्नाटक गया था तो वहां 71,000 किसानों का सर्वे एक जिले के अंदर, मैडम मैं एक अभी बता रहा हूं जो बरसात से नुकसान हुआ, मात्र 2,000 किसान बचे। ये सिर्फ जीपीआरएस सर्वे है। तो टेक्नोलॉजी से एक साथ सबके साथ ईमानदारी के साथ जी। जो दवाई का प्रयोग है, जो नानो यूरिया का प्रयोग है, ये जरूरी था और उसका किया जा रहा। पर्यावरण को भी बचाना जरूरी है आज, और पर्यावरण को बचाने के लिए ही टेक्नोलॉजी चाहिए जिससे ऊपर नहीं जाएगा, फसल पर जाएगा। देखिए उसमें फर्क है। एक तो जब आप ऐसे स्प्रे करेंगे सीधे चल के तो वो हवा में जाता है कुछ दूर, जब ड्रोन ऊपर से करता है तो सीधे पत्तों पर, फसल पर स्प्रे करता है, यानी सदुपयोग जो है उसका और बेहतर तरीके से हो सकेगा। लेकिन नीरजा जी, कहीं ना कहीं मंत्रालय के सामने भी एक हमने चुनौती देखी थी पहले कि जो यूरिया जो कृषि क्षेत्र के लिए है, जो उर्वरक की जब हम बात करते हैं तो उसका इस्तेमाल सिर्फ खेती के लिए ही किया जाए, ये काफी चुनौती रहा है। लेकिन काफी हद तक इस पर हमने देखा अंकुश भी लग चुका है। क्या हम मान सकते हैं आने वाले समय में और लाभ जो है इसके जरिए, नैनो यूरिया के जरिए भी हमारे जो किसान हैं उनको मिल सकेगा और इस तरह की जो चुनौतियां हैं वो सामने नजर नहीं आएंगी? हाँ, जरूर होगा। जैसे आपने अभी ये बात कही है तो हम हमारे किसान भाइयों के लिए बताना चाहते हैं, जो आप पहले जो यूरिया का जो भी होता था, थोड़ा बहुत ऐसे भी है कि जो नॉन एग्रीकल्चर पर्पस, जैसे आपकी रेजिन इंडस्ट्री, प्लाईवुड इंडस्ट्री, इसमें भी डाइवर्शन की बात कहीं होता था। इस वजह से क्या है कि हमारा सब्सिडाइज्ड है, 5 रुपए किलो में जो मिलने वाली यूरिया जो है वो प्लाईवुड इंडस्ट्री में जा रहा है। फिर वो 80 रुपए जो टेक्निकल ग्रेड यूरिया होता है वो 80 रुपए तक होता है, तो 80 रुपए उनको यूज करना चाहिए था टेक्निकल ग्रेड यूरिया को, लेकिन वो ना हो करके क्योंकि ये कम में मिल रहा है तो इसका डाइवर्शन की बात कहीं कहीं है। इसके आंकड़े भी हमारे पास है। इसके लिए इसे कम करने के लिए हमने बहुत सारे कदम उठाए हैं। ये एक तो हमारा 20 हाईएस्ट बायर्स इन डिस्ट्रिक्ट्स, तो हमने हर जिले में हर आदमी
हर महीने में 50 बोरी ले सकते हैं, है ना। अगर आप ये तो आप जानते ही होंगे कि 50 बोरी का एक है। अगर इससे हमने ये देखा है कि किसी भी जिले में हमने पूरे एक अभियान चलाए थे कि देश भर के जिलों में कहीं पर भी क्या इससे ज़्यादा किसी ने खरीदा है क्या, ये कैसे पता चलता है। एक हमारा टेक्नोलॉजी का हमने सहायता ले ली, हमारा इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम है जिससे पता चलता है कि फर्टिलाइजर कहाँ से आया, हमारे जैसे हमारे यहाँ से कारखाने से बना है या इंपोर्ट होकर के आया है, फिर वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये सारे चीज हम ट्रेस कर सकते हैं। तो उसमें हमने देखा है कि और फार्मर तक, क्योंकि वहाँ पॉस मशीन से आपका खरीदा जाता है, तो फिर वहाँ देख करके हमने उतनी लोगों पर हमने स्टेट की माने राज्यों के माध्यम से हमने उन पर कार्रवाई की है, FIRs हुए थे, उनका लाइसेंसेस जहां अगर रिटेलर शॉप्स कहते लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। इससे क्या हुआ, हमारे बॉर्डर जिले हैं नेपाल की वगैरह के जो बॉर्डर जिले हैं उसमें हमने इस बार देखा है कि 3% से लेकर के 20% का फर्टिलाइजर यूज में कमी आई है। इसकी मतलब यही है कि पहले जो होता था वो यहाँ से बॉर्डर पार करके जाता था, वो अभी कमी हो गया। तो ये स्टेप है। दूसरा, हमने फ्लाइंग स्क्वाड का भी स्थापना की है। हम फ्लाइंग स्क्वाड का कुछ अधिकारियों को उसमें रखे हैं। हम अचानक कहीं ना कहीं जा करके देखते हैं, हमारे रेजिन इंडस्ट्री हो या कहीं प्लाईवुड हो या सिरेमिक है, यहाँ तक कि एनिमल फीड में भी यूज हो रहा है। यानी पूरी प्रणाली पर देखिए जो नजर है वो रखी जा रही है, वॉशिंग पाउडर में, सारे में। तो हम शायद यही जो इस्तेमाल है अब कम भी हो रहा है धीरे धीरे, और जो किसान के लिए जो एक कहीं ना कहीं उसकी आवश्यकता है, इसी वजह से वो आवश्यकता भी पूरी हो रही है। अब कमी हमें नजर नहीं आती यूरिया की। अब अगर आवश्यकता है तो इस बात की कि हम यूरिया से आगे नैनो यूरिया की तरफ बढ़ें और उसके बाद जो एकीकृत पोषण है उसकी तरफ भी हम जा सकें। जी नीरजा जी, एक और चीज हम बनना चाहते हैं, जो किल्लत की बात है। अब तो ऐसी है, इस सरकार ने पिछले 8 साल में ये भी कदम उठाए हैं। हमारे बहुत पुराने 5 जो हमारे कारखाने हैं उनको जीर्णोद्धार किए हैं। नाउ दे आर वर्किंग। एक हमें लगभग 60 लाख मेट्रिक टन का हर साल हमारी इंडिया में ही इसका एक्स्ट्रा बनेगा, ये इनकी वजह से। जैसे आपका गोरखपुर है, सिंदरी है, बरौनी है, रामगुंडम है और तालचर भी आने वाला है। ये सारे वैसे ही पड़े हुए थे, इनसे भी जीर्णोद्धार हो गया है और हमारा अपने यहाँ ही यूरिया बन के हमें किसान भाइयों को मिल जाएगा। तो देखिए उत्पादन जो है इनमें भी लगातार इन प्लांट्स में भी बनना शुरू हो चुका है और उसी वजह से हम कह रहे हैं कि अब किसान के सामने जो मुश्किलें हैं वो नहीं होंगी, बल्कि अब किसान को और ज्यादा फायदा मिल सकेगा। ना सिर्फ नई तकनीक को अपनाकर, बल्कि सरकार के जो प्रयास हैं, जो समावेश नजर आता है तकनीकी का दूसरे मंत्रालयों के साथ, अलग अलग राज्य सरकारों के साथ भी, वो सभी फायदा अगर उसको हम देखते हैं तो केंद्र बिंदु में नजर आते हैं हमारे अन्नदाता किसान, जिनको ये फायदा यहाँ मिल रहा है। आज भी हमारे इस कार्यक्रम में हमने बात की कि किस तरीके से यूरिया बनाम नैनो यूरिया की अगर बात की जाए कितना लाभ मिल सकता है, कितना अलग है और किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाएगा। हमारे साथ आज जो यहाँ पर मेहमान उपस्थित रहे उन्होंने सारी महत्वपूर्ण जानकारी दी और साथ ही हमारे साथ जो किसान आए उन्होंने भी अपने अपने अनुभव साझा किए। सबसे पहले आप सभी को शुक्रिया करना मैं चाहूँगा, यहाँ ताली बजाकर आप सभी ने इतना अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया और ये जानकारी भी दी कि कैसे आप सभी ने उसका इस्तेमाल किया है। और हमारे पैनल में आज जो खास मेहमान रहे हैं आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार, कितना कीमती समय आपने दिया इस चर्चा के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाना आपने कितना लाभ जो है हमारे किसानों को मिल रहा है आने वाले समय में, और खास तौर से इसके लिए सरकार जो है प्रतिबद्ध है और ऐसी ही किस तरीके से नई तकनीक जो है वो किसानों तक पहुंचेगी इसकी जानकारी दी है। आज हमारे साथ इस चर्चा में हमारे जो जितने भी मेहमान उपस्थित रहे, साथ ही किसानों ने भी अपना अनुभव साझा किया। लेकिन आपको बता दें, अगर आप चाहते हैं कि किसी और विषय पर भी हम यहाँ चर्चा करें, जो और हमारा पैनल है उसमें आप नए लोगों को देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ नया हो रहा है कृषि क्षेत्र में, तो ये जानकारी आपके लिए हम लेकर आते हैं विचार विमर्श में। इसमें आप अपना सवाल या सुझाव हमें लिखकर भेज सकते हैं। इसके लिए हमारी ईमेल आईडी आप नोट कर लीजिए। हमारी मेल आईडी है vicharvimarsh08@gmail.com। एक बार फिर मैं दोहरा देता हूँ, vicharvimarsh08@gmail.com। इस पर आप हमें अपना सवाल या सुझाव लिखकर भेज सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए विचार विमर्श में बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे, किसी नए विषय पर करेंगे चर्चा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।